सुप्रभात। कक्षा 10वीं लोकवाणी, इस लोकवाणी के पहली इकाई का पाठ क्रमांक 5 अनोखे राष्ट्रपति। आप सभी को मालूम है आज की धारा में राष्ट्रपति का नाम लेते ही हमारे आप सभी के मुख पर आ जाता है एपीजे अब्दुल कलाम साहब। ऐसे ही पहले राष्ट्रपति एक अनूठे व्यक्तिमत्व, एक अनूठा जीवन जीने वाला, अपने जीवन के प्रति प्रेम करने वाला, कर्तव्य के प्रति प्रेम करने वाले ऐसे व्यक्तित्व का परिचय लेखिका महादेवी वर्मा जी ने इस पाठ में दिया है, जो उनके साथ उनके संबंध में लेखिका आई थी। और जैसे कि आपको पता है, महादेवी वर्मा जी को हिंदी साहित्य की मीरा कहा जाता है। साथ ही साथ निराला हिंदी में कवि निराला जी ने उन्हें हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती भी उन्हें कहा गया है और उनके द्वारा रचित रचनाओं के माध्यम से ये पाठ लिया गया है। बच्चों, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में मीरा के नाम से जानी जाने वाली महादेवी जी की अनेक कृतियां जो है वो कृतियां मन को छूने वाली, मन को स्पर्श करने वाली ऐसी कृतियां है। उनके कविता संग्रह निहार, रश्मि, संध्यागी ये उनके कविता संग्रह है। साथ ही साथ श्रृंखला की कड़िया ये उनका निबंध संग्रह है। पद के साथी, मेरा परिवार, अतीत के चलचित्र ये उनके रेखा चित्र है। आइए उस पाठ के बारे में पाठ की जानकारी प्राप्त करते हैं। अनोखे राष्ट्रपति, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति, उनके जीवन की रहस्य, उनका जीवन, उनका परिचय इस पाठ में दिया है। आपको मालूम है स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये ऐसा व्यक्तित्व था, उस व्यक्तित्व का परिचय लेखिका ने अपने इस पाठ में अपने अनुभव से, अपने जीवन के साथ वो किस प्रकार जुड़ी हुई थी, इसके बारे में लेखिका ने बताया। पहले परिचय में लेखिका ने ये बताया है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का रहन सहन। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अत्यंत कृषक समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले ऐसे व्यक्तित्व थे। उनकी रहन सहन, उनका जीवन एक ताजगी, एक सादगी के साथ जुड़ा हुआ था। अत्यंत सीधा साधा रहन सहन उन्होंने इस पाठ में वर्णन किया है। साथ ही साथ लेखिका ने अब उनकी पत्नी का भी, उनकी सहचरणी के भी स्वभावों का, गुणों का वर्णन किया है और उनकी पत्नी किस प्रकार अपने परिवार को संपूर्णतः एक गृहस्थी का जीवन किस प्रकार बिताती है, किस प्रकार उसका जीवन समर्पित करती है, इसका परिचय भी इस पाठ में दिया गया है। यहाँ लेखिका ने महादेवी वर्मा जी ने इस बात का बड़ा एक दो अनुभव उनके बताए हैं। वो अनुभव से वो बताती है, महामहिम राष्ट्रपति होने के बावजूद भी अपने कर्तव्य के प्रति, अपने दायित्व के प्रति, अपने जीवन के प्रति किस प्रकार वो जीवन व्यतीत करते हैं, किस प्रकार वो जीवन जीते थे, सादगी के साथ, रहन सहन में कोई बदलाव नहीं, कोई परिवर्तन नहीं। इस प्रकार वहां जाने के बाद भी, राष्ट्रपति भवन पहुंचने के बाद भी वो अपने व्यवहारिक जीवन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन वो नहीं करते हैं। इसका वर्णन भी लेखक ने इस पाठ में किया है। आइए पाठ को सूक्ष्मता से हम लोग देखते हैं, पाठ का अध्ययन करते हैं। किस प्रकार पाठ का लेखिका ने पाठ के शुरुआत में ही कहा गया है। शुरुआत में लेखिका ने यह बताया है कि राजेंद्र प्रसाद और उनके जीवन
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मैंने पहले उन्होंने सरवर का गद्यात्मक वातावरण में ही देखा है, परंतु गद्य ने कितने भयानक भावात्मक क्षणों की अटूट माला बूंदी है, ये भी बताना कठिन है। गद्यात्मक यानी क्या? उसका वर्णन किया जा सके, उसका विस्तृत ऐसा वर्णन किया जा सके। लेखिका ने अपना अनुभव बताया। मैं प्रयाग में बीए की विद्यार्थी थी। शीतावकाश में घर भागलपुर जा रही थी। पाटना में भाई के मिलने की बात थी, अतः स्टेशन पर प्रतीक्षा कर रही थी, कुछ घंटे में कर रही थी। उस समय लेखिका पढ़ रही थी और वो बीए कर रही थी, और वो उस समय शीतावकाश, ठंडी में भी छुट्टियां लगती थी, जैसे हमें दिवालियों में लगती थी, उस प्रकार दिवाली के छुट्टी में लेखिका अपने घर जा रही थी। जैसे घर जाने की छुट्टी लग गई, वो लेखिका भागलपुर जाने के लिए पटना में आई। पटना में रेलवे स्टेशन पर बैठी अपने भाई का इंतजार कर रही थी। भाई का इंतजार करते समय रेलवे स्टेशन पर वो रखी हुई बेंच पर लेखिका बैठ गई, और बैठने के बाद उनकी निगाहें, उनकी नजर कहीं दूर पर चली गई। तो दूर पर वहां एक अभिभावक, बहुत सारे लोग एक आदमी से घिरे हुए, उनका पहरा, वो आदमी किस प्रकार उस सज्जन से बात कर रहे थे, लेखिका ने वो उसकी ओर अपनी दृष्टि डाली, और वो इंसान किस प्रकार का है, वो कौन था, इसका वर्णन लेखिका ने किया था। काले घने राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का वर्णन देखिए, कितनी सादगी, कितना सादापन उनके जीवन में है। काले घने बाल, बिल्कुल छोटे छोटे, चौड़ा मुख, चौड़ा माथा, घनी भ्रुकुटियां, और नीचे की बड़ी आंखों में मुख के अनुपात कुछ भारी नाक, मतलब चेहरे से थोड़ा सा नाक जो था उनका बड़ा था, और कुछ गोलाई, चौड़ी, ठुड्डी यानी ये चिन, कुछ मोटे सुडौल ओठ, उनके ओठ थोड़े मोटे थे, और श्यामल छाई हुआ गेहुआ वर्ण, और महामहिम राष्ट्रपति का वर्ण का बताया, गेहुआ उनका वर्ण था। बड़ी बड़ी ग्रामीण जैसी मूछे, राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति जी की ना बड़ी बड़ी ग्रामीण ऐसी मूछे थी, और मूछे इतनी बड़ी कि नीचे के होठ भी थोड़े से दिखाई देते थे, और ये सारा एक शरीर लंबा चौड़ा ऐसा कसा हुआ शरीर एक भारतीय व्यक्तित्व का परिचय या भारतीय व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व उनके चेहरे पर, उनके रहन सहन पर दिख रहा था। किस प्रकार एक भारतीय व्यक्ति होता है, उसका उस प्रकार वो होता था। उनकी रहन सहन में, उनके स्वभाव में ग्रामीणता झलक दिखाई देती, ग्रामीणता की झलक दिखाई देती थी। और जैसे ही उन सारे व्यक्तियों को इधर उधर उनसे बात करते हुए लेखिका ने देखा, तो मेरे मन में विचार आया कि ऐसा व्यक्तित्व कौन होगा, कौन हो सकता है ऐसा व्यक्तित्व। और जैसे मेरे भाई आए, मेरे भाई ने बताया कि वो है हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी। तो हम लोग उनके बाद वहां उनसे मिलने के लिए जाने लगे। उनकी वेशभूषा और वो सब देखकर एक मन में अजीब सा एक नयापन निर्माण हो गया। इतना सीधा साधा, इतना सादगी के साथ जीवन जीने वाला हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति है। और आगे को लेखिका बताती है उनकी धोती का ढंग भी किस प्रकार का, जैसे किसान लोग पहनते हैं उस प्रकार की धोती, एक पैर में लंबी सी ऐसी, और दूसरा जो कम वाले घुटनों तक आने वाली, पैरों में जो है बूट पहने हुए, उसमें सॉक्स डाले हुए वो भी दिख रहे हैं, और साथ ही साथ कोट ऊपर से पहने हुआ और उस कोट का बटन भी टूटा हुआ। और ऐसे वो उनका परिवार पोशाक देखकर लेखिका को ऐसा लगा शायद वो हड़बड़ी से कहीं से आए
हड़बड़ी से यानी जल्दबाजी से वो आ रहे, चलते चलते कपड़े पहने हैं उन्होंने, ऐसा लग रहा था। और उनकी मुखाकृति को लेखिका ने देखा तो अनुभव होता था कि उनका ऐसा मुखाकृति यानी चेहरा, ऐसा चेहरा जो हम सबको लग रहा था। लेखिका ने देखा कि मैंने इस आदमी को कोई देखा है, मैंने इस आदमी को कोई देखा है, इस प्रकार। तो लेखिका को फिर याद में आया, नहीं ये भारत के प्रथम महामहिम राष्ट्रपति, इस प्रकार की सामान्य सा उनका जीवन। तो लेखिका ने ये बताते हुए इस बात का भी जिक्र किया है कि एक सामान्य तो एक महामहिम राष्ट्रपति, हमारे देश का प्रथम नागरिक किस प्रकार सीधे साधे वेश में रहता है, और ये भी लेखिका ने वहां बताया है। और उनके जीवन में लेखिका ने बताया सामान्य भारतीयों की तरह, लेकिन संवेदनशीलता ना यानी क्या, अपनों के प्रति, समाज के प्रति या गरीबों के प्रति, सारे लोगों के प्रति एक स्नेह प्रेम, इस प्रकार का एक प्रखर ऐसी प्रतिभा, बुद्धि और विशिष्टता के साथ गंभीर संवेदना थी। जन सामान्यों के प्रति उनके मन में संवेदना थी, ऐसे वो व्यक्तित्व थे। और साथ ही साथ लेखिका ने उनका वर्णन करते करते उनके निजी सचिव जो थे वो भाई चक्रधर, उनका भी वर्णन किया है। ये भाई चक्रधर है हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी के निजी सचिव। वो देखिए गुरु शिष्य की परंपरा कितनी सुंदरता से वहां वर्णित हुई है। उनके थोड़े बहुत फटे हुए कपड़े पहने हुए, लेकिन फिर भी वो अपने आप को अपने गुरु के कपड़े पहने हैं, इस प्रकार का आविर्भाव दिखाने वाले और कृतार्थता व्यक्त करने वाले या कृतार्थ समझने वाले ऐसे भाई चक्रधर का भी वर्णन प्रस्तुत पाठ में आया है। और लेखिका कहती है कि ऐसी गुरु शिष्य की परंपरा शायद मैंने नहीं देखी है। राजेंद्र बाबू के ये सारा वर्णन लेखिका ने आपने इसलिए, फिर लेखिका बताती, महादेवी जी बताती है कि राजेंद्र बाबू के निकट आने का अवसर, लेखिका बताए कि मैंने सिर्फ उस समय रेलवे स्टेशन पर पटना के राजेंद्र बाबू को देखा था, लेकिन उनके पास जाने का, उनके समीप जाने का, उनके सहवास में जाने का एक अवसर लेखिका को मिला। 1937 में जब वो कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में उनके विद्यापीठ में महिला विद्यालय का शिलान्यास करने के लिए गए, यानी उद्घाटन कार्यक्रम का, उस इमारत का उद्घाटन करने गए, तब उनका मेरा और भी परिचय हुआ। लेखिका कहती है उनका परिवार एक एकत्रित परिवार था, बहुत बड़ा, किसानों का जिस प्रकार एकत्रित परिवार था, उनका भी एकत्रित परिवार था। महामहिम राष्ट्रपति को 15-16 पोतियां थी, पुत्र पोतियां ऐसे पौत्रियां थी, और जिनकी पढ़ने की कोई व्यवस्था नहीं। इतना बड़ा देश का राष्ट्रपति, लेकिन जो औरों के बच्चों के लिए है उसी प्रकार उनके बच्चों के लिए भी है। देखिए बच्चों, इतना बड़ा व्यक्तित्व होने के बाद भी, इतना बड़ा महान अस्तित्व होने के बाद भी किस प्रकार अपनी निजी स्वार्थ के लिए, अपने फायदे के लिए देश का 1 रुपया भी खर्च न करने वाला व्यक्तित्व शायद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आधुनिक काल में हमने सबने, आपने भी देखा होगा, एपीजे अब्दुल कलाम साहब के बारे में ये भी पढ़ा होगा। जब अब्दुल कलाम साहब जी का राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त हो गया ना बच्चों, तब प्रथा के अनुसार उनका सामान लेने के लिए हाई सिक्योरिटी आ गई, 4-5 ट्रक उनका सामान शिफ्ट करने के लिए और कुछ चीजें लेने के लिए गाड़ियां, और ये सब राष्ट्रपति देखकर हैरान हो गए, क्योंकि इसके बाद वो मद्रास में विद्यापीठ में जाने वाले थे। और उन्होंने कहा कि मेरे जीवन में मैं जहाँ जाऊंगा, मैं पढ़ाई के क्षेत्र में जाऊंगा, और इसलिए वो मद्रास में पढ़ाने के लिए गए। वो सारे आदमी
पूछ रहे थे, देखिए कि सर साहब आपका सामान कहाँ, कौन सी गाड़ी में लोड करना है। एपीजे अब्दुल कलाम साहब अपने जीवन का एक ऐसा व्यक्तित्व था, ऐसा आदमी था, अपने जीवन अपने स्वार्थ के लिए उस आदमी ने जीवन में कुछ भी नहीं किया। उन्होंने उन सारे अधिकारियों की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और कहा, ये देखिए मैं साथ में यही सूटकेस लेके आया था जो उसमें मेरे कपड़े हैं, और जो एक बड़ी ट्रक लगेगी वो किसके लिए है मालूम है? वो मेरे उस रूम में मेरी सारी किताबें रखी है, उन किताबों के लिए मेरे पास आई क्या, मैं क्या साथ में लेके जाऊंगा? अपने सारी जो पेंशन या उनको मासिक वेतन मिलता था वो भी किसी चैरिटी को वो दिया करता। इतना आधुनिक युग का एक निस्संदेह इस देश के प्रति प्रेम करने वाला व्यक्तित्व एपीजे अब्दुल कलाम साहब थे। उसी प्रकार के व्यक्तित्व का परिचय लेखिका ने यहाँ दिए। अब राष्ट्रपति की बात हो गई तो इसीलिए मैं उस अब्दुल कलाम साहब की बात में आपको बताना चाहता था। तो उनकी वो 15-17 पोतियां थी, पौत्रियां, तो उन्होंने पूछा कि उनकी शिक्षण की व्यवस्था क्या है। तो उन्होंने कहा उधर तो कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, विद्यापीठ की परीक्षाओं को उस गांव में, जिस गांव में वो रहते थे वहां तो कोई परीक्षा नहीं, व्यवस्था नहीं है। तो मैंने उनको कहा कि छात्रावास में उन्हें भेज दो। तो फिर उन्होंने उनकी बात, महादेव जी की बात मान ली और एक एक करके, जैसे जैसे जो बड़ी है उसको आगे करके एक एक करके उन्होंने उन पौत्रियों को छात्रावास में भेजा। और छात्रावास में स्ट्रिक्टली ऐसा कि मेरी पोती है, ऐसा कोई भी अलग व्यवहार उसके साथ ना हो। जिस प्रकार सामान्य लड़कियां, जिस प्रकार सामान्य बच्चियां रहती है, उसी प्रकार का व्यवहार वो करती थी। और वो पोतियां भी सादगी के साथ जीवन जीने वाली थी, खुद के काम खुद करने वाली, खुद के साथ खुद रहने वाली। और कभी कभी लेखिका कहती है कि कभी कभी मिलने के लिए दादा दादी, यानी कौन, राष्ट्रपति जी और उनकी पत्नी मिलने के लिए छात्रावास में आते थे। तो लेखिका कहती है मेरी और उनकी सहचर्नी है, उनका और स्नेह बढ़ गया। मैंने जब भी देखा, मैंने जब भी अनुभव किया, उनका जीवन का भी लेखिका वर्णन करती है। एक अत्यंत सीधी सादी सरल ऐसी वो महिला थी और एक क्षमामयी, ममतालु, इस प्रकार की वो महिला थी। और लेखिका ने ये भी बताया कि बाल्यावस्था में ही उनकी शादी हो गई थी। उनका संयुक्त परिवार होने के कारण वो घूंघट की प्रथा थी, घूंघट में वो बाहर भी नहीं निकलती थी, छोटी थी, बचपन से घूंघट लेकर नीचे झुककर चलने के कारण उनकी रीढ़ की हड्डी जो है, बाद में जब भी वो बड़ी हो गई, रीढ़ की हड्डी ऐसी ही झुकी रही। वो जीवन भर उन्होंने ऐसा ही जीवन जिया और परिणाम का क्या हो गया, वो जीवन भर ऐसी ही झुकी हुई जीवन बिताने लगी। बालिकाओं के बारे में भी मैंने बताया आपको कि राजेंद्र बाबू ने स्पष्ट निर्देश दिया था कि मेरी पोत्रियों को कोई अलग सी, जिस प्रकार सामान्य बच्चियां रहती है, जिस प्रकार छात्रों सामान्य बच्चियों को व्यवहार उनका होता है, उसी प्रकार का उनका व्यवहार होना चाहिए। वो लड़कियां भी इतनी अच्छी थी, अच्छी यानी इतने संस्कारी थी कि वो दूसरी बच्चों की तरह साफ सफाई करना, झाड़ू पोछा लगाना, गुरुजनों की सेवा करना, इस प्रकार की बात भी वो किया करती थी। लेकिन बाद में क्या हुआ, आगे चलकर देखिए स्वतंत्रता का संघर्ष, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, वो स्वतंत्रता सेनानियों का तो आधा जो जीवन है तो वो तो जेल में ही जाया करता था। फिर किसी बहाने लेखिका कहती है प्रायः उनकी पत्नी, किसी की बहन, किसी की बेटी विद्यापीठ में छात्रावास में वो हमेशा मिलने के लिए आया करती थी। तो
राजेंद्र बाबू कभी अपवाद के रूप में आया करते थे। तो जब राजेंद्र बाबू राष्ट्रपति भवन, ये बात निश्चित रूप से देखिए हम सभी के लिए एक प्रेरणादायी, जब राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति को राष्ट्रपति भवन मिला, हम टीवी पे देखते हैं आजकल राष्ट्रपति भवन कितना बड़ा है और उसमें न जाने कितने रूम हैं, कितने कमरे हैं। तो महादेवी ने उनको, उनकी सहचर्य को पूछा कि अब ये सारी पौत्रियां जो है राष्ट्रपति भवन में जाएगी। तो राजेंद्र बाबू ने क्या उत्तर दिया, देखिए, इस देश का राष्ट्रपति, इस देश का सर्वे सर्वा, उसने जो उत्तर दिया वो मन को स्पर्श करता है, छात्रों मन को छू लेता है। क्या कहा उन्होंने, महादेवी बहन दिल्ली मेरी नहीं है, महादेवी बहन दिल्ली मेरी नहीं है, राष्ट्रपति भवन भी मेरा नहीं है। देखिए, अहंकार से मेरी पोत्री का दिमाग न खराब हो जाए, तुम केवल इसकी चिंता करो, वह जैसी रहती आई है उसी प्रकार रहेगी, कर्तव्य विलास नहीं कर्म निष्ठा है। मैं जिस काम के लिए वहां गया हूं, देखिए मेरे शरीर पर, मेरे पढ़ते समय मेरे शरीर पर रोंगटे खड़े हुए। उन्होंने क्या कहा, मैं कर्तव्य करने के लिए वहां गया हूं, मैं अपने लिए नहीं गया हूं, न मेरा निजी कोई स्वार्थ है। तो वे कहते हैं कि तुम चिंता न करो, वह जिस प्रकार है उसी प्रकार वही रहने दो, उनके दिमाग में ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे दादाजी इस देश के राष्ट्रपति है, उनको कोई ऐसी भनक भी नहीं लगनी चाहिए। मतलब कितना गजब का एक व्यक्तित्व, हमने उनके वाक्य से ही पता चलता है कि कितनी देशभक्ति, कितनी निष्ठा। आगे उन्होंने बताया है और उनकी सहचर्य के बारे में लेखिका ने बताया है कि एक बार जो है लेखिका का ये संबंध उन पौत्रियों के कारण आगे बढ़ता गया। कुछ महीने के बाद उन्हें राष्ट्रपति भवन का पूरा मिला उनके हाथ में, तो राजेंद्र बाबू उनके सहचर्य को भी उधर ले गए। उनकी सहचर्य अत्यंत सीधी सादी, अत्यंत सीधा साधा जीवन जीने वाली एक गृहस्थी महिला, जिस प्रकार अपना घर की सब कुछ मानने वाली, उस प्रकार की महिला। और उन्होंने वहां राष्ट्रपति भवन में खाना बनाने के लिए अलग अलग प्रकार के आचार्य जो खाना बनाते वो रहते हैं, लेकिन राष्ट्रपति जी ने, उनकी पत्नी ने उन्हें सबको इनकार कर दिया। वो अपने पति का स्वयं भोजन बनाती थी, तो राष्ट्रपति का भोजन बनाती थी स्वयं, एक सीधा सादा जीवन जीने वाली वो महिला। और देखिए वहां जाने के बाद भी अपना आचरण कैसे, जैसे खाना बताती, पहले पति खाएंगे या फिर जो व्यक्ति उन्हें मिलने आएंगे उनको खाना खिलाती, बाद में वो खाती थी। जिस प्रकार ग्रामीण भागों में, ग्रामीण देहातों में चलता है आज भी वो प्रथा, वहां जाकर भी उनके सहचर्य ने नहीं छोड़ी। तो इस प्रकार की वो बात लेखिका को मन को छू गई। लेखिका को एक बार उन्होंने कहा कि आपको मुझे मिलने के लिए आना है। लेखिका को बड़ा आनंद हुआ कि मुझे राष्ट्रपति भवन में बुलाया है, लेकिन लेखिका को बताया कि आपको आते समय क्या लाना है, तो आते समय लाना है मुझे सूप। सूप जानते हैं ना, घर में माँ उसे धान साफती है या साफ करती है, वो बांस की लकड़ियों का बनता है। आश्चर्यचकित रहेगी क्योंकि उन्होंने कहा कि यहाँ वो नहीं मिलता है, वो जो सूप जो होता है वो यहाँ नहीं मिलता है, और इसलिए 1 दर्जन लाने को उन्होंने कहा। मुझे वेट के शौक में, और वो लेखिका को बड़ा आश्चर्य हुआ इस बात का कि भैया ये सब चीजें कैसे, मैं फर्स्ट क्लास में जाती हुई उस सूप को साथ में लेके गई। सारे लोग हंसी का बन गए कि फर्स्ट क्लास में प्रवास, ये महिला फर्स्ट क्लास में सफर कर रही है, और फर्स्ट क्लास में सफर करने वाली महिला साथ में सूप लेके जा रही है, और वो भी इतना बड़ा 1 दर्जन का गट्टा लेकर। लेखिका कहती है हंसी तो तब आई जब मुझे राष्ट्रपति जी की
बड़ी सी गाड़ी लेकर आई और उस गाड़ी के ऊपर वो सूप रखे गए और लेखिका ने उस बात को बड़ी सूक्ष्मता से और एक अंतिम बात लेखिका ने बताई है। अंतिम बात यह है कि जैसे ही मैं वहां गई तो मुझे तात्काल राष्ट्रपति जी की सहचर्य ने स्वामी ने मुझे अंक भर लिया, यानी गले लगा लिया। इतना बड़ा ये व्यक्तित्व, इतना बड़ा ये इंसान, और उसके बारे में लेखिका ने ये बात बिल्कुल अलग सी बताई है। और एक बात का निश्चित रूप से राष्ट्रपति और उनकी धर्मपत्नी हफ्ते में एक दिन उपवास रखते थे और उस दिन साधारणतः उपवास के दिन हमारा खर्चा ज्यादा होता है, आप अलग अलग चीजें अलग अलग व्यंजन बनाते हैं। मैं जिस दिन लेखिका राष्ट्रपति को मिलने के लिए गई उस दिन उनका व्रत था। उन्होंने कहा जो आप खाएंगे मैं वही। उनकी पत्नी ने फिर भी पूछा कि आप खाएंगे क्या, हमारा तो आज दोनों का व्रत है। और उन्होंने कहा नहीं, मैं भी आज के लिए आप व्रत रखूंगी, आप जो खाएंगे वही खाएंगे। और लेखिका ने यह भी बताया है कि जिस दिन व्रत होता है उस दिन उस व्रत को जो व्यवसाय जो रहता है, जो चीजें लानी पड़ती है, वो ज्यादा खर्चा होते हैं। और उस दिन मैंने अपनी आंखों से देखा, संध्या के समय, शाम के समय राष्ट्रपति जी आए और राष्ट्रपति एक सामान्य व्यक्ति की तरह नीचे बैठकर अपने घर में अपने व्यक्तित्व का देखिए कितना बड़प्पन है। नीचे बैठकर आप सिर्फ उबले हुए आलू से पारायण कर रहे थे, पारायण करते हुए देखा। पारायण यानी क्या? उपवास छोड़ना। सिर्फ उबले हुए आलू, मैं भी उनके साथ वही खाने लगी। राष्ट्रपति जी ने जिस प्रकार एक छोटा बालक मुस्कुराते हुए देखता है अपनी तरफ, उस प्रकार मुझे देखा। मुझे भी बड़ा आनंद हुआ। जीवन के मूल्यों की परख, जीवन की सच्चाई, ईमानदारी से जीवन जीना, कर्तव्य निष्ठा, ये किस प्रकार है, इसका बड़ा परिचय प्रस्तुत पाठ में लेखिका ने दिया है। अंतिम वाक्य बड़ा ही मन को स्पर्श करने वाला, बड़ा ही मन को छूने वाला लेखिका कहती है, शायद भगवान ने इसके बाद, मतलब राष्ट्रपति के बाद उस प्रकार के साचे ही सब तोड़ दिए, ऐसे व्यक्तित्व को बनाना ही छोड़ दिया। इतना ये महान व्यक्तित्व का परिचय प्रस्तुत पाठ में दिया है। ठीक है विद्यार्थी मित्रों, हमने इस पाठ का सामूहिक रूप से, अभी हमने इस पाठ का भावार्थ क्या है आपके समझने के लिए इस पाठ का भावार्थ हमने देखा। तो आइए हम देखते हैं इस पाठ के ऊपर शब्दार्थ जो थोड़े थोड़े नजर आते हैं, मुझे समझ में आते हैं, आपको मुझे ऐसा लगता है कि आपको कठिन है, इसलिए मैंने यहाँ लिखे। अंकित यानी चिन्हांकित है ना, अनायास सरलता से, अनायास ही मुझे मिला। गणतव्य, गणतव्य यानी मंजिल, व्यतीत करना यानी बिताना, संयम नियंत्रण। बहुत सारे शब्द हैं, नहीं आपको समझ में आए मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना, और वीडियो के बारे में भी लिखते रहना। सर आपकी आवाज नहीं आ रही या कोई भी है, आपके कमेंट्स बॉक्स में आप मुझे कमेंट्स प्राप्त होनी चाहिए ताकि हम अगले वीडियो में अधिक सुधार कर सके। आपको जो कृतियां लिखनी है, देखिए इस पाठ में एक परिच्छेद आएगा, उस परिच्छेद पर कृति आएगी। प्रातिनिधिक स्वरूप छोटी सी कृतियां मैंने यहाँ लिख के रखी है। राजेंद्र बाबू की पोशाक, देखिए परिच्छेद पहला, उस परिच्छेद में राजेंद्र बाबू के पोशाक दिया है। किस प्रकार का राजेंद्र बाबू का पोशाक है ना, बताइए। तो पहले परिच्छेद के अंत में उन्होंने लिखा, परिच्छेद लिखा है कि खादी की मोटी धोती, दूसरा है बंद गले का कोट, काला कोट जो उन्होंने पहना था जिसको बटन नहीं था, और पैरों में मोजे जूते तथा सिर पर गांधी टोपी। ये 1 2 3 उत्तर 3 लाइन में आपने नीचे लिखना है। ठीक है। दूसरा प्रश्न, गांधी स्थिति
गांधी टोपी की स्थिति। उनकी गांधी जो टोपी थी वो पहनने की स्थिति कैसी थी, किस प्रकार की वो थी, तो वो भी आपने लिखना है। क्या लिखना है? गांधी टोपी की आगे की नोक, उसकी जो नोक है वो बाई भाव पर खिसकी हुई, मतलब इधर थोड़ी सी खिसकी हुई, पहला। अब दूसरा क्या लिखना है? टोपी की कोर माथे की पट्टी पर लुकी हुई। पाठ में उस परिच्छेद में आगे आया हुआ है। तीसरा है राजेंद्र बाबू की पत्नी के गुण विशेष। राजेंद्र बाबू की पत्नी कैसी थी? आगे जब उनका परिचय दिया है उस परिच्छेद में राजेंद्र बाबू की पत्नी का परिचय देखिए। प्रश्न पत्नी के गुण बताने 4 गुण है। जहां उनका परिचय दिया है ना परिच्छेद क्रमांक 2 पर, तो वहां एक साध्वी, सरल, क्षमामयी और सबके प्रति ममतालु, ये 4 उनके गुण लिखते हैं। ठीक है। ऐसी कृतियां जो है छात्रों, ऐसी कृतियां आपने खुद बनानी है, खुद बनाकर उसे लिखनी है और साथ ही साथ पाठ के नीचे भी दिए उसे भी चुनना है। चलो अभी कुछ व्याकरण के प्रश्न हैं। ये मैंने कुछ 4 प्रश्न ऐसे लिखे हैं स्वाध्याय के। प्रश्न का स्वरूप ऐसा है कि शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। अब देखिए, कैदियों को रखने का स्थान आपको मालूम है, कैद खाना, बिल्कुल। छात्रों के लिए रहने का आवास, छात्रालय, बिल्कुल। राष्ट्र का स्वामी, राष्ट्रपति, और भारत का रहने वाला, भारतीय। इसके साथ साथ ही आपको लिखने हैं, देखिए सबसे महत्वपूर्ण, ये सारा जो पाठ हमने पढ़ा, महादेवी के बारे में पढ़ा, उनके जीवन के बारे में पढ़ा, राष्ट्रपति जी के बारे में पढ़ा, तो अभी आपको क्या समझ में आया? आपको ये स्वमत में लिखना है। इसके 2 प्रश्न मैंने दिए हैं। एक है सादा जीवन उच्च विचार, वो किस प्रकार सादा रहते थे। देखिए मैंने उनका वर्णन बताया, उनका नहीं लिखना है हमें। प्रश्न क्या है? सादा जीवन उच्च विचार। रहन सहन पर कुछ भी नहीं है, हमारी विचारधारा किस प्रकार की है, विचारों की श्रृंखला किस प्रकार की है, हम कर्म कैसा करते हैं, इस पर आपके विचार लिखने हैं। और निबंध के लिए मैंने आपको जानबूझकर प्रश्न दिया है। देखिए बच्चों, आज हम सभी लोग, हम ही नहीं पूरा विश्व समस्या में जूझ चुका है, भयानक ऐसी समस्या को सामने जा रहा है। तो ऐसे में हम सबका बचाने वाला, हम सबका अन्नदाता, उसके जीवन की आज की स्थिति देखिए। इतनी बरसात हो रही है कि फसल पानी में जा रही है, पूरी की पूरी फसल पानी में हमने देखी है। तो भारतीय किसानों की आज की स्थिति, ये निबंध दिया है। इस निबंध का निबंध आपने लिखना है कि क्या किसान किस प्रकार का जीवन जीता है, किस प्रकार का जीवन व्यतीत करता है, ये सारी बातें आपने लिखी है। आइए बच्चों, पाठ कैसा लगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपको बहुत धन्यवाद देते हुए नमस्कार।